पृथ्वीराज चौहान 1177 ईस्वी में चौहान वंश की गद्दी पर बैठे। जब वे गद्दी पर बैठे तो उनका राज्य सीमा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उनका राज्य का सीमा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत निकटवर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ था। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा की ओर बुरी नज़र से देखे। उनके राज्य में प्रजाजनों में खुशहाली भरी पड़ी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच गजनी के शासक मोहम्मद गौरी भारत की ओर अपना रुख किया। वह भारत के कई राज्यों को जीतकर पंजाब तक पहुंच चुका था और दिल्ली पर आक्रमण के लिए योजना बनाने लगा था। इसकी खबर 1191 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान को मिली तो वह अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने लगे थे, क्योंकि वे हार मानकर चुपचाप बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। जब मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को लेकर निकला तो पृथ्वीराज चौहान तराइन के मैदान में अपनी सेना को लेकर खड़े हो गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गौरी बंदी बना लिया गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के दरबार में मोहम्मद गौरी घुटने टेक कर अपनी रिहाई की मांग करने लगा। ऐसे स्थिति में पृथ्वीराज चौहान ने उस पर दया करने का निर्णय लिया और मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिए। पृथ्वीराज चौहान से रिहाई पाकर मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट गया। गजनी वापस लौटने के बाद वह पृथ्वीराज चौहान को हराने का योजना बनाने लगा था। इधर भारत में पृथ्वीराज चौहान के एक विश्वासी मित्र कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान के शत्रु बन बैठे। उनके बीच शत्रुता इतनी बढ़ गई कि जयचंद मोहम्मद गौरी से जा मिला। जयचंद किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज चौहान को बर्बाद होते हुए देखना चाहता था। जयचंद का साथ पाकर मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने को तैयार हुआ। 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी एक बार फिर से आमने सामने हुए। इस युद्ध में जयचंद मोहम्मद गौरी के पक्ष में युद्ध कर रहा था। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। वे बंदी बना लिए गए और दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया। उधर मोहम्मद गौरी ने जयचंद की हत्या कर दी और पृथ्वीराज चौहान को लेकर गजनी चला गया। गजनी ले जाकर पृथ्वीराज चौहान के सामने उसने शर्त रखा कि अगर तुम हमारा गुलामी स्वीकार करो तो हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। तब पृथ्वीराज चौहान ने अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, हम राजपूत हैं, हम किसी के आगे झुकते नहीं। मैं गला कटा सकता हूँ, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता। इस बात से क्रोधित होकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के आँखों को गर्म सलाखों से फोड़ने के आदेश दे दिए। आदेश पाते ही सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान की आँखें गर्म सलाखों से फोड़ दिए। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। तब तक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और उनके परम मित्र चंदबरदाई गजनी में उपस्थित हो चुके थे। उन्हें भी बंदी बना लिया गया और दोनों को एक साथ कैद खाने में डाल दिया गया। वे दोनों कारागृह में दुख भरे दिन काट रहे थे। इसी बीच मोहम्मद गौरी ने गजनी में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया। जब इसकी जानकारी चंद्रबरदाई को मिली तो वह मोहम्मद गौरी को संदेश भेज दिया कि पृथ्वीराज चौहान भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। साथ ही पृथ्वीराज चौहान को
प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए राजी कर लिया। उसने पृथ्वीराज चौहान से कहा, मोहम्मद गौरी को मारने का यही अंतिम अवसर है, इस बार चूकना नहीं है। उधर मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज चौहान को प्रतियोगिता में यह सोचकर शामिल कर लिया कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति क्या निशाना साधेगा। प्रतियोगिता के दिन पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई को प्रतियोगिता स्थल में लाया गया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पहला मौका दिया। तब चंदबरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा, आप आवाज़ देकर पृथ्वीराज चौहान को तीर चलाने का आदेश दें, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाएंगे, क्योंकि वे देख नहीं सकते। तब मोहम्मद गौरी लक्ष्य के सामने खड़े होकर तीर चलाने का आदेश दिया। तभी चंदबरदाई ने एक पद के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी का स्थिति बता दिए कि वह किस स्थान पर और कितने दूरी पर खड़ा है। उनका पद था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान खड़ा है अब न चुको चौहान। यह पद सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने बाण चला दिया। बाण सीधे मोहम्मद गौरी को लगा और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। उधर पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई एक दूसरे को तलवार से मार दिए। इस तरह से एक महान राजा और उनके विश्वासी मित्र के जीवन का अंत हुआ।